हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 28 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आप ग्रामीण प्रवेश डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चन का रिविजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में जल संचयन और संवर्धन के लिए किस जिले के DM को सम्मानित किया गया? तो बांदा के DM को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए डेड अंगों का म्यूजियम बनाया जाएगा? तो GSVM कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने NAC की सर्वोत्तम A++ ग्रेड हासिल की? तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने। और ध्यान रखेंगे, प्रदेश का एकमात्र लखनऊ विश्वविद्यालय है जिसने NAC की A++ ग्रेड हासिल की है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की आपको PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की, जिसमें कि जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर किया है, तो ये दोनों PDF ई-बुक आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसे डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी कौन बनी? तो ये बनी है वसीफा नाजरीन। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल जो है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया? तो आंध्र प्रदेश ने जो है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया? तो अभी जो है इंदरमीत गिल को, जो वर्ल्ड बैंक है इसका मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं बजराम बेगज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनंत यशवंत खरे का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध लेखक थे। ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। तो दोस्तों, कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क बनकर के तैयार हो चुका है? तो ग्रेटर नोएडा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर B। दोस्तों, हमारे प्रदेश में जो ग्रेटर नोएडा है वहाँ पर जो है जो डेटा सेंटर है वो बनकर के तैयार हो चुका है और इसे नाम क्या दिया गया है? तो योटा D1 इसको नाम दिया गया है। और इस डेटा सेंटर बिल्डिंग की जो कुल क्षमता है वो कितनी क्षमता है? तो 5000 सर्वर रैक की इसकी क्षमता है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो डेटा सेंटर पार्क बनाया गया है तो इसकी लागत कितनी आई है? तो 5000 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। और दोस्तों, इसे किसने विकसित किया है, यानी किसके द्वारा इसे बनाया गया है? तो हीरानंदानी समूह द्वारा इसे बनाया गया है, इसी के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। ये कितनी जगह में बनाया गया है? तो ये लगभग जो है 3 लाख स्क्वायर फीट परिसर में फैला है। और इसे बनने में समय कितना लगा है? तो 24 महीने में ये बन करके तैयार हुआ है। इससे दोस्तों लाभ क्या होगा? तो इससे युवाओं को भी लाभ होगा। किस तरह से? क्योंकि युवाओं को जो है इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, जैसे नाम से ही पता है कि डेटा सेंटर पार्क है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है डेटा को स्टोर किया जाएगा। सोशल मीडिया समेत हर तरह का डेटा यहाँ पर जो है स्टोर हो सकेगा। और इसका लोकार्पण कब किया जाएगा? क्योंकि बनकर के तैयार हो चुका है लेकिन अभी इसका लोकार्पण नहीं किया गया। तो 15 अगस्त के बाद इस डेटा सेंटर के जो पार्क है इसका लोकार्पण PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि
अभी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर डेटा सेंटर पार्क बनकर के तैयार हुआ है, तो ग्रेटर नोएडा में जो है डेटा सेंटर पार्क बनकर के तैयार हो चुका है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रदेश का ये पहला डेटा सेंटर पार्क होगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट कंपनी ने नकुल जैन को सीईओ के रूप में नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है नकुल जैन। दोस्तों पेटीएम जो पेमेंट कंपनी है, इसने हाल ही में जो नकुल जैन है इन्हें अपना सीईओ के रूप में नियुक्त किया। जो नकुल जैन है इससे पहले अभी यानी देखा जाए जो सीईओ बनाए गए हैं पेटीएम के, तो उससे पहले ये जो है किस पद पर थे? तो इससे पहले ये जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में निजी बैंकिंग, प्राथमिकता बैंकिंग और जमा और शाखा बैंकिंग के प्रबंध निदेशक के रूप में ये कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो अब इन्हें जो है पेटीएम का क्या बना दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप, सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया है। और दोस्तों पेटीएम की अगर बात करें तो पेटीएम जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो पेटीएम है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी ध्यान रखेंगे, तो अगस्त 2010 में जो है पेटीएम की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी जटाशंकर मिश्रा ने कहां पर आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स में कांस्य पदक जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में जो डीएसपी के पद पर हैं जटाशंकर मिश्रा, ठीक नाम ध्यान रखेंगे इनका, जटाशंकर मिश्रा, इन्होंने जो है विदेशी धरती पर यानी कि नीदरलैंड में जो एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी तो उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जिससे कि देश का नाम रोशन हुआ। ठीक, ध्यान रखेंगे कौन सी प्रतियोगिता थी? तो विश्व पुलिस और फायर गेम्स, इसमें इन्होंने जो है देश का प्रतिनिधित्व किया था और इन्होंने इसमें 100 मीटर की दौड़ में इन्होंने कांस्य पदक जीता। और दोस्तों जो जटाशंकर मिश्रा हैं ये जौनपुर जिले की बदलापुर तहसील के कुसा गांव के रहने वाले हैं। ठीक, तो इनसे संबंधित सारी बातें ध्यान रखेंगे कि कौन सी प्रतियोगिता थी, तो विश्व पुलिस और फायर गेम्स थे, जिसमें कि इन्होंने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया, यानी हमारे देश से जाने वाले ये व्यक्ति थे और इन्होंने जो है इसमें 100 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता है। ठीक, ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो जौनपुर जिले के बदलापुर तहसील के कुसा गांव के ये रहने वाले हैं और इनका नाम क्या है? तो जटाशंकर मिश्रा, जो कि डीएसपी के पद पर हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में। ठीक है, अब यहाँ पर आप इनकी इमेज देखिए, तो यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, इन्होंने ही जीता है कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है 100 मीटर की दौड़ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया गया? तो अभी जो है 5 नए रामसर स्थल को जोड़ा गया है। दोस्तों भारत में 5 नए आर्द्रभूमि स्थल यानी कि रामसर स्थल जोड़े गए हैं। कौन कौन से जोड़े गए हैं? तो तमिलनाडु में 3। कौन कौन से हैं? तो करीकिली पक्षी अभ्यारण्य, इसके साथ ही पल्लिक रनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव, ये 3 जो आर्द्रभूमि स्थल हैं, जो रामसर साइट हैं, वो तमिलनाडु से संबंधित हैं। मिजोरम से एक है पाला आर्द्रभूमि और मध्य प्रदेश से एक है कौन सी? साक्ष्य सागर। तो ये जो आर्द्रभूमि स्थल हैं ये 5 जोड़े गए हैं अभी। ठीक है, पांचों ध्यान रखेंगे आप, तमिलनाडु से 3 हैं, एक मिजोरम से है और एक मध्य प्रदेश से है। तो कुल मिलाकर के अभी अगर देखा जाए तो देश में जो आर्द्रभूमि की संख्या है, रामसर स्थलों की जो संख्या है वो 49 से बढ़कर के कितनी हो गई है? 54 हो गई है। यानी कि पहले 49 संख्या थी कुल रामसर स्थल की और अब हो गई है 54। दोस्तों जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने ये कहा कि भारत में जो है 5 आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में रामसर की मान्यता मिली है। तो इससे जो है ये एक बड़ी खुशी की बात है। ठीक, तो यहाँ से आप सिर्फ यही ध्यान रखेंगे कि भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 54 हो गई है, 49 से बढ़कर के 54 हो गई है। ठीक है, अभी कितने रामसर स्थल जोड़े गए? तो ध्यान रखेंगे 5 रामसर स्थल जोड़े गए, जिसमें कि 3 तमिलनाडु से हैं और एक मिजोरम से है और एक मध्य प्रदेश से है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझना है कि आर्द्रभूमि स्थल यानी कि रामसर स्थल होता क्या है। तो दोस्तों रामसर स्थल यानी कि आर्द्रभूमि स्थल, जिसे वेटलैंड्स, आर्द्रभूमि को क्या कहते हैं? वेटलैंड्स कहते हैं।
तो आर्द्र भूमि क्या होता है, तो ऐसे स्थान जहाँ पर वर्ष भर जो है पानी भरा रहता है, तो ऐसे स्थल को आर्द्र भूमि कहा जाता है। अब दोस्तों 1971 में क्या हुआ था, रामसर सम्मेलन हुआ था। यूनेस्को के द्वारा एक आर्द्र भूमि संधि हुई थी और उसके तहत जो है ये तय किया गया था कि ऐसे स्थल जो हैं जहाँ पर वर्ष भर पानी भरा रहता है, यानी कि जो आर्द्र भूमि स्थल होते हैं, इन्हें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक है, तो उसी के तहत जो संधि हुई थी, जो रामसर, क्योंकि रामसर एक जगह थी वहाँ पर संधि हुई थी, तो इसी वजह से उसे रामसर साइट कहा जाने लगा। जो ऐसे स्थल होते हैं जो कि इस संधि के तहत तय किए गए थे कि ऐसे स्थल को जो आर्द्र भूमि होंगे तो इन्हें जो है रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए उसे रामसर स्थल कहा जाता है, क्योंकि रामसर में ही वो संधि हुई थी यूनेस्को के द्वारा। ठीक, तो ये देखा जाए एक तरह से कि जो आर्द्र भूमि स्थल है ये क्या होते हैं, ये वेटलैंड्स कहा जाता है इनको, और यहाँ पर जो है वर्ष भर पानी भरा रहता है। तो ऐसे स्थान जो है अगर ऐसे होते हैं तो उन्हें रामसर स्थलों की मान्यता दी जाती है, रामसर साइट उनको जो है कहा जाता है, और ऐसे में ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ जाते हैं और उनका एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि रामसर स्थल क्या होता है और आर्द्र भूमि क्या होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यही ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा कि भारत में कुल मिलाकर के कितने रामसर स्थलों की संख्या है, तो 54 हो गई है अभी, और कितने नए रामसर स्थल जोड़े गए, तो 5 जोड़े गए हैं। तमिलनाडु में 3, मिजोरम में 1 और मध्य प्रदेश में 1। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने अपनी एक डेटा सेट जो है प्रकाशित किया है ट्रैफिक के ऊपर कि वर्ल्ड में कौन सा एयरपोर्ट जो है वो कितना व्यस्त रहा, इसके लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये जो रिपोर्ट है खासतौर पर इसमें जो है सभी तरह के, जैसे अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्री थे, इसमें एयर कार्गो, माल और मेल, इसके साथ ही विमान की आवाजाही कैसी रही, तो इन सब पर अध्ययन किया गया और इसके अनुसार निष्कर्ष निकाला गया कि जो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कहाँ का हवाई अड्डा है, तो ध्यान रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में है, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये एयरपोर्ट का नाम है। तो ये जो है दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा रहा। यहाँ पर जो है 75.7 मिलियन यात्रियों की आवाजाही रही और 2021 का ये डेटा है, ध्यान रखेंगे साल 2021 का ये डेटा जो है जारी किया गया है। और इसके बाद कौन सा एयरपोर्ट रहा, तो डलास फोर्ट वर्थ दूसरे नंबर पर है, डलास फोर्ट वर्थ, जहाँ पर 62.5 मिलियन यात्री रहे, और तीसरे स्थान पर है डेनवर जहाँ पर 58.8 मिलियन यात्री रहे। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो रिपोर्ट जारी की गई है 2021 की कि दुनिया में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा, तो वो रहा है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दूसरे नंबर पर डलास फोर्ट वर्थ और तीसरे नंबर पर है डेनवर। अब दोस्तों अगर बात की जाए कि हमारे इंडिया का कोई हवाई अड्डा इसमें शामिल रहा या नहीं रहा टॉप 20 में, तो रहा है। कौन सा हवाई अड्डा रहा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान रखेंगे IGI जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये जो है इसमें शामिल रहा और इसकी रैंकिंग कितनी रही, तो ये 13वें नंबर पर रहा। ठीक, वहीं अगर देखा जाए कि देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, तो फिर ये हो जाएगा देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भारत का, और वर्ल्ड स्तर पर देखा जाए वैश्विक स्तर पर तो ये 13वें स्थान पर रहा। ठीक है, तो इसका नाम भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले पर अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और दूसरे पर है डलास फोर्ट वर्थ, तीसरे पर है डेनवर, और इंडिया की बात करें तो इंडिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और वैश्विक स्तर पर इसकी रैंकिंग 13वें नंबर पर आती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना को नए स्वदेशी बख्तरबंद युद्धक वाहन मिले, इसे किस कंपनी ने बनाया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टाटा ने। और यहाँ पर आप इमेज देखिए, ये है स्वदेशी रूप से बनाया गया बख्तरबंद युद्धक वाहन। इसे किसने बनाया है, टाटा कंपनी ने बनाया। दोस्तों भारतीय सेना को आधुनिक तरीके के स्वदेशी रूप से निर्मित बख्तरबंद वाहन मिले। ये जो गाड़ियां हैं वो किसने बनाई हैं, तो टाटा कंपनी ने ये गाड़ियां बनाई हैं। दोस्तों इस जो गाड़ी बनाई गई है इनका नाम क्या रखा गया है, तो क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम, ये इसका नाम रखा गया।
अब ये जो गाड़ियाँ हैं तो ये अन्य बख्तरबंद गाड़ियों की तुलना के रूप में काफ़ी तेज़ चलती हैं, ठीक, चलने की स्पीड भी इनमें काफ़ी है। अब देखिए इसकी खासियत क्या है कि ये जो गाड़ियाँ हैं जो सेना को दी गई हैं तो इसमें किसी भी तरह की राइफल की गोलियों का असर नहीं होगा, इसके अलावा बम का असर नहीं होगा। अगर कोई बारूदी सुरंग भी फट जाती है इसके नीचे तब भी कोई भी असर इसमें नहीं होगा। और ये जो गाड़ियाँ हैं ये देश के किसी भी मौसम में कैसी भी जगह हो हर एक स्थिति में लड़ने में सक्षम होंगी, ठीक। तो ये इसकी खूबियाँ हैं और अभी जो है भारतीय सेना को ये सौंपी गई हैं। तो ध्यान रखेंगे टाटा कंपनी ने इनको बनाया है। नाम क्या है, नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम इसका नाम है, ठीक है। एक बार इमेज देखिए आप, ये हैं बख्तरबंद गाड़ियाँ जो कि टाटा के द्वारा बनाई गई हैं। ये पूरी तरह से आप जो कह सकते हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, यानी कि किसी भी तरह की गोली बारूद बम का इस पर कोई असर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो भारत जो है 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। साल 2025 में जो भारत है वो महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। और दोस्तों इससे पहले अगर देखा जाए कि भारत ने कब महिला विश्व कप भारत में हुआ था तो 2013 में इससे पहले महिला विश्व कप हुआ था और ये मुंबई में खेला गया था और वहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को हरा करके खिताब जीता था। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि महिलाओं का T20 विश्व कप ये कहाँ पर होगा 2024 वाला, तो ये बांग्लादेश में होगा। 2026 ये इंग्लैंड में होगा और पहली महिला T20 चैंपियनशिप 2027 में श्रीलंका में होगी, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों ये दूसरी बार होगा जब बांग्लादेश महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो यहाँ से सारी बातें ध्यान रखेंगे कि 2025 में जो महिला वनडे होगा वर्ल्ड कप उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो भारत में ये होगा। इसके अलावा 2024 में जो महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप होगा उसकी मेज़बानी बांग्लादेश करेगा। 2026 में जो होगा उसकी इंग्लैंड करेगा और 2027 में जो महिला T20 चैंपियनशिप होगी उसकी मेज़बानी श्रीलंका करेगा और श्रीलंका में ये पहली बार होगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाई गई। तो 27 जुलाई को जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई गई है। दोस्तों 27 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 7वीं पुण्यतिथि के रूप में चिन्हित किया गया। इन्हें जो है लोकप्रिय रूप से भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों इन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को विकसित करने के लिए परियोजना निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक। तो ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि जो है वो कब मनाई जाती है, तो 27 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगर बात करें तो इनसे संबंधित आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1931 कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो रामेश्वरम में। ध्यान रखेंगे रामेश्वरम में रामानाथपुरम जिला है जो कि ब्रिटिश राज के दौरान था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो वो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक। तो तमिलनाडु में वर्तमान में अगर देखा जाए तो इनका तमिलनाडु में जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो 27 जुलाई 2015 को इनकी जो है मृत्यु हुई थी। और दोस्तों इनसे संबंधित कुछ बातें और ध्यान रखनी है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, तो पुरस्कारों की एक लंबी लिस्ट है। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए, हमारे देश में दिए गए, इसके अलावा और भी कई देशों से भी इन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। जैसे अगर बात की जाए जो एडनबर्ग विश्वविद्यालय है यूनाइटेड किंगडम, वहाँ से इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा साइमन फ्रेजर जो विश्वविद्यालय है, डॉक्टर ऑफ लॉज मानद उपाधि दी गई इनको। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से इन्हें डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग की उपाधि दी गई। ऑकलैंड विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। भारत की अगर बात की जाए तो पद्म विभूषण 1990 में भारत सरकार के द्वारा दिया गया। पद्म भूषण 1981 में दिया गया भारत सरकार की ओर से। भारत रत्न इनको दिया गया 1997 में जो है इन्हें भारत रत्न भी दिया गया, ठीक। तो ये भी ध्यान रखेंगे भारत रत्न। और इसके अलावा इन्हें जो है वीर सावरकर पुरस्कार दिया गया भारत सरकार की ओर से। रामानुजन पुरस्कार दिया गया, ठीक। तो इस तरह से इन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए।
यूनाइटेड किंगडम से भी इनको जो है डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि दी गई। इसके अलावा कई सारे देशों से, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी इन्हें जो है वॉन कॉर्मन विंग्स अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। ठीक, तो इस तरह से कई सारे देशों से इन्हें सम्मानित किया गया और ये जो है एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे और मिसाइल मैन के नाम से इनको जो है जाना जाता है। दोस्तों इनसे एक और बात ध्यान रखेंगे इनसे संबंधित कि इन्होंने अपनी जो जीवनी है विंग्स ऑफ फायर के नाम से जो है उसमें लिखी है। ठीक, ध्यान रखेंगे आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर पूछ लिया जाए। विंग्स ऑफ फायर, ये जो पुस्तक है किनसे संबंधित है, तो ध्यान रखना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉब राफेलसन का निधन हो गया, ये किस पेशे से संबंधित है? तो ये एक फिल्म निर्माता थे, यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों बॉब राफेलसन का हाल ही में निधन हो गया है जुलाई 2022 में। तो ये एक फिल्म निर्माता थे और द मोनोकीज के ये सह निर्माता थे और जो फिल्म थी 5 इजी पीसेस, इसके ये निर्देशक थे। 1971 में जो राफेलसन हैं इन्हें 5 इजी पीसेस के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्र और पटकथा के लिए 2 ऑस्कर नामांकन अर्जित किए थे। तो ऑस्कर विजेता थे ये। ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बॉब राफेलसन ये एक फिल्म निर्माता थे। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल या दोपहिया चोरी जैसे अपराधों के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में EFIR प्रणाली लॉन्च की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर A। दोस्तों हाल ही में जो गुजरात सरकार है उसने EFIR प्रणाली लॉन्च की है। किस लिए की है? तो मोबाइल या दोपहिया चोरी जैसे अपराधों के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ई गवर्नेंस पहल और EFIR प्रणाली गुजकॉप परियोजना के एक भाग के रूप में शुरू की गई है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में मोबाइल या दोपहिया चोरी जैसे अपराधों के लिए किस राज्य सरकार ने EFIR प्रणाली लॉन्च की है, तो गुजरात सरकार ने EFIR प्रणाली लॉन्च की है। तो दोस्तों ये थे 28 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा था कि नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो है इसमें रजत पदक जीता, ऑप्शन नंबर B था करेक्ट। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करूँ। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ पर शुरू हुआ? जिसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।